हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे आप, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक्टिविटीज किया आपने कुछ? कर लो बच्चों, टाइम है अभी। और हमारे बॉलीवुड में एक कहावत है कि एक लाइफ में दो मौके और एक बॉल पे दो चौके बार बार नहीं मिलते हैं। पढ़ लो यार, बार बार इतना अच्छा नहीं लगता। चलो खैर शुरू करते हैं आज। देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था बोर के सिद्धांत की तीसरी डिग्री था और उसका कैलकुलेशन पार्ट शुरू किया था। हमने वेग और त्रिज्या के बारे में सारी बातें कर ली थी। आज हम लोग शुरू करेंगे उससे आगे का पोर्शन ऊर्जाओं का, जिसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा बात करेंगे। उसके बाद में हम लोगों को टाइम पीरियड की बात करनी पड़ेगी। परिक्रमण काल कितना होता है, 1/λ का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। संवेग, कोणीय संवेग, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, सबके बारे में बात करेंगे। बोर के सिद्धांत की कुछ कमियां थी, उस कमियों के बारे में बात करेंगे। और उत्तेजन विभव, आयन विभव के बारे में बात करेंगे। ये बात हमको करनी है, क्वांटम संख्याओं के बारे में बात करनी है। अभी चलेगा ये पोर्शन 2 वीडियो कम से कम, और थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म करने में लगेंगे, उसके बाद हम और आगे देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आ जाए तीसरे लेक्चर पर। इसका तीसरा पोर्शन है ऊर्जाओं का। तो ये जब हो जाए तो ऊर्जा की बात कर सकते हैं। शुरू करें, हटा दें इसको। अच्छा, ये आयरन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। कितना होता है? n²h² / 4π² kmz²। Rn = n² h² / 4π² kmz²। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसकी वैल्यू है 0.529 n²/z और एंगस्ट्रॉम के। यहाँ बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला है। Rn = n²/z r1। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन करवा देगा। इसका आप एग्जाम्पल या अच्छा, इसको आप ना क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं, बी बोल। चलो हम तीसरे पार्ट की बात करें। इसके अंदर एनवी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा चाहिए। ई काइनेटिक चाहिए, जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी n ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए, कॉमा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा चाहिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, आपको ये चाहिए। तथा कुल ऊर्जा चाहिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ये आपको निकालना है। चलिए शुरू कर। चलो भाई प्रूफ करते हैं और फॉर्मूले निकालते हैं। अब प्रूफ को क्या करना है, इसके अंदर लंबे चौड़े फॉर्मूले हैं, तो बहुत सारी चीजें प्रूफ करनी है आपको। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kz² Rn। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1 kz² Rn। और टोटल एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी, देखिएगा -1/2 kz² Rn, ये फॉर्मूला होता है। ये सब निकालने वाले हैं, इनके बारे में टेंशन नहीं करना। अच्छा, इन दोनों में क्या देखो, क्या रिलेशन है? ये दोनों बराबर ही तो है। देखो आप, माइनस का ही तो फर्क है। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये ऐसे लिख दो, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट।
एक ही बात, ये इसका नेगेटिव है। अच्छा इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो देखो आप, ये पोर्शन तो पूरा कॉमन का कॉमन, माइनस भी है यहाँ पर, ये आधा है ये एक है, मतलब क्या हुआ, ये आधी होती है पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है टोटल एनर्जी, और ये क्या होगी, डबल होगी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। सही है ना? ये सब रिलेशन है आपस में, आप इनको निकाल सकते हो, ये बात की बातें आप इनको निकालेंगे। तो शुरू करें अपना टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले, और इसकी तो और भी वैल्यू आने वाली है आपके पास, माइनस का आर डैश जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, या माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू भी और आने वाली है इसके अंदर, बहुत सारी वैल्यूज है इसके। शुरू करें अपन काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो निकालते पहले काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी किसकी लिखेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की जो nवें ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी वैल्यू कैसे निकाले इसके बारे में आप बात करते हैं। मुझे बताओ आपको इसकी वैल्यू पता है क्या, इसकी वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पर साइड में, एम वी एन स्क्वायर की वैल्यू देखो आपके पास है, ये बोर की पहली अभिक्रियता का उपयोग करके यहाँ काम कर सकते हैं। तो बोर की अभिक्रियता से हम बात कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ, वैल्यू रखें के जेड स्क्वायर बाई आर, ये काइनेटिक एनर्जी जो अपन ने बात की। चलिए दूसरी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है आपका के Q1 Q2 बाई आर एन, पोटेंशियल का फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाई आर एन। Q1 कौन सा, ये रहा Q1, ये न्यूक्लियस का नाभिक का बोलेंगे, कितना आएगा प्लस का जेड ई, Q इलेक्ट्रॉन का बोलोगे तो माइनस का ई, यही होता है, विद साइन रखना पड़ता है आपको। तो यहाँ देखें आप, ये के क्यू नाभिक का लिखेंगे और क्यू इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे अपॉन आर एन, तो है। तो पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए बात करें तो के नाभिक का आवेश जेड ई, इसका माइनस ई, ये आर एन, क्या बना फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर बाई आर एन, यही हमने बताया ऊपर, यही आने वाला है आगे। दूसरा फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला एक और हमने पढ़ रखा है, ये भी हमने और निकाल दिया। चलो टोटल एनर्जी निकालें, थर्ड टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी थी, तो निकाल सकते हैं हम लोग। बस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये रही, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू रखते हैं, या कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर है 1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर एन प्लस माइनस 1 के जेड स्क्वायर बाई आर एन, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2 आंसर आने वाला है। देखिए आप आर एन ये माइनस रहेगा 1 के जेड स्क्वायर बाई आर एन, के जेड स्क्वायर बाई आर एन यहाँ से कॉमन आ रहा है, 1/2 माइनस 1 तो माइनस हाफ बचेगा, तो माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर एन इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ये भी हमने निकाल दी। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत किसी तरह की। आपने कौन कौन से फॉर्मूले प्रूफ कर दिए, तो ये प्रूफ किया, ये प्रूफ किया और ये प्रूफ कर दिया, और ये तो साफ ही दिख रहा है इन दोनों में माइनस का फर्क है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी
ये लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये तो लिख दो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात। ये इसका माइनस, ये इसका माइनस, माइनस का ही फर्क है और कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात कर लें, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये 1 ये हाफ है, बाकी सब सेम, तो मतलब ये डबल हुआ, टोटल एनर्जी का डबल हुआ ये तो। और ये क्या हो गया, हाफ हो गया उसका टोटल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का। ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अच्छा इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों के अंदर देखो, इसमें तो माइनस का फर्क, तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, माइनस लगा दिया। बाकी कॉमन है, ये चीज हाफ है, ये डबल है इसका, तो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के माइनस के 2 के इक्वल होती है, -2 के इक्वल होती है, इतना टाइम्स होती है। कहने का मतलब ये सारे रिजल्ट्स हैं आपने जो निकाले ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब आपने लिख दिए यहाँ पर, तो समझ में आया आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म। शुरू से देखो, आप देखो वापस लिखा इसको, समझ में आया आपको क्या रिलेशन है। ये सोचना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आए हुए हैं, 14 में और 18 में। देखें हाफ mv² की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिख दी, वैल्यू रखी, बस इतना सा फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 r², q1 हमारा नाभिक है, q2 हमारा इलेक्ट्रॉन, किसी को भी q1 और q2 मान लो, दोनों की वैल्यू आपको रख देनी है, आपको मिलेगा -1 kz²/r। इन दोनों को देखो आप, इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर इन दोनों का भाग लगाओ आपस में तो क्या आएगा, ये कट जाएगा और माइनस का हाफ आएगा ना, इसका इसका भाग लगाओगे -हाफ आएगा, देख लो आप। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस ऑफ हाफ टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये आधी है कि नहीं, बताओ आप, इसकी आधी है और आगे माइनस भी लगेगा, ये इसकी करके देखो। काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट, भाग लगा आपस में इन दोनों का, इन दोनों का भी लगेगा, ये गया 1/2 अपॉन -1, तो माइनस का 1/2 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट की कितनी होगी, माइनस का हाफ टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। सिंपल आ रहा है ये। आगे चले, आगे बात करें तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये आधी है तो ये डबल है, ये आधी है तो ये डबल होगी ना, तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ये ऐसे लिख सकते हो। फिर दोनों को जोड़ा, इस पोर्शन को इस पोर्शन में जोड़ दिया तो -हाफ आ गया। अब ये देखो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये जो देखें आप सेम रिलेशन आ रहा है, सिर्फ माइनस का फर्क है। हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। इन दोनों की बात करें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 1 है ये 2 है, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इन दोनों का रिलेशन हो गया, इसके साथ भी इसके साथ भी आपस में भी, इसका रिलेशन निकालें। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, माइनस का फर्क है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखते हैं। और इसके साथ क्या रिलेशन है, ये हाफ है ये 1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। ये सारे रिजल्ट आपने निकाल दिए, हमारे पास सिर्फ इतना सा पोर्शन बचा है, इसके बारे में बात कर लेंगे। आप पहले इतना सा समझे कौन किसका कितना होता है। एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ और टोटल एनर्जी बताओ। चलो बिल्कुल सॉल्यूशन बहुत इजीली हम कर सकते हैं, अगर इनको पता है तो देखिएगा
गिवन क्या है, पहले आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं टोटल एनर्जी दे रखी है पहले कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के लिए, कितना माइनस का x इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखी है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ये पूछिए, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये पूछिए। क्या पूछा है आपको, काइनेटिक एनर्जी बताओ और पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यही तो पूछा है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल एनर्जी दे रखी है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, तो पता है आपने, किसी एनवी क्लास में घूम रहे हो तो एनवी क्लास के लिए लिख देना। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी की, जो हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी की माइनस होती है और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की 2 टाइम्स होती है, ये अपने को पता है। तो वैल्यू रखते हैं आप यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस का ये एनवी कक्षा में घूम रहा है, टीएन के लिए बात दे रखी है आपको, माइनस का x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पूछिए ये माइनस का x इलेक्ट्रॉन दे रखी है आपको, कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पहले कक्षा के लिए बात करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, पहले कक्षा में बात करेंगे, तो यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ आया समझ में आपको, इतना कौन किसका डबल, कौन किसका आधा, कौन किसका माइनस, ये तो पता रखना पड़ेगा। और देख रहे हिसाब से पता भी चल रहा है। उतार लिया, उतारो इसको, पहले पॉज करके उतार लो और समझना, बहुत इजी चीज है। कौन किसका डबल है आधा हम ऐसे ही बता सकते हैं, इसको देख करके, फॉर्मूला देख करके, इस फॉर्मूले को इसको देखो पता चल जाएगा। ये दोनों तो सिर्फ माइनस का फर्क रखते हैं, ये दोनों में देखो तो -2 का फर्क है, इन दोनों को देखो ये +2 का फर्क रखता है आपस में, बस यही हो रखा है सब कुछ क्लियर। अब इन 2 फॉर्मूलों की बात और करने वाले हैं, बाकी हमने इसमें सारा कर लिया। शुरू करें, फिर हटाते हैं इसको, शुरू करते हैं आगे। हटा दें इसको। अच्छा, यहाँ रिजल्ट हम लिखे जा रहे थे, आपको पता होगा कौन कौन से रिजल्ट थे। तो देखिए आप, हमने लिखा था Vn = 2πk Z² NH 2.2 10⁻⁶ Z/n, और मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आया था। हमने Rn निकाला n² h² 4 π² km Z² 0.529 n²/z, और यह एंगस्ट्रॉम आया था। हमने Rn = n²/z टाइम्स ऑफ R1 भी निकाला, ये भी हमारे काम आया था बहुत। अब आगे बात करते हैं। देखो हमने अभी भी Rn की वैल्यू निकाली थी, ये वाली। अब इसका यूज यहाँ पे करते हैं। देखो टोटल एनर्जी क्या है, शुरू करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा, माइनस का 1/2 kZ²/Rn, ये इसका फॉर्मूला है। हम यहाँ पर छोड़ा था लास्ट में डेरिवेशन को, यहाँ पर ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब Rn की वैल्यू रखें तो पुट द वैल्यू ऑफ Rn। अब सोचो Rn की वैल्यू याद है तो रख दोगे, वरना क्या करोगे, दिक्कत होगी। Rn की वैल्यू को याद होनी चाहिए। Vn की वैल्यू यहाँ काम आती है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे काम आएगी आपके, तो आप इसकी वैल्यू रखें। टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो माइनस का हाफ kZe²। Rn की वैल्यू n² h² अपॉन 4 π² km Ze²। ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ये,
नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। के जेड स्क्वायर, उल्टा करें इसको मल्टीप्लाई में, 4 पाई स्क्वायर के एम जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो 2 से 2 बार चला गया। चलो टी एन का फॉर्मूला क्या हुआ, ये हो गया 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम और जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और चलिए आगे बात कर सकते हैं। आप लोग क्या करें, जेड स्क्वायर एन इसको साइड में लिख दो, टोटल एनर्जी इक्वल्स माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर डैश। एक कांस्टेंट है, देखो पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट। तो इस पूरे को एक नया कांस्टेंट बोलने वाले हैं। कांस्टेंट जो हम बोलेंगे उसको बोलेंगे आर डैश और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये भी फेमस फॉर्मूला है जो आगे काम भी आने वाला है। ये आपने ये वाला फॉर्मूला क्लियर कर दिया। अब आर डैश की वैल्यू भी चाहिए आपको, वैल्यू भी निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी माइनस का आर डैश की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर कितना 9.8, के की वैल्यू 9 × 10⁹ का होल स्क्वायर, एम 9.11 माइनस का 31, ई का मान 1.6 माइनस का 19 होल पावर 4, एच की वैल्यू 6.62 10 का 34 का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाई एन, तो यही इसको हटा दें। ये है जेड स्क्वायर बाई, अच्छा एक बात बताओ आप, ये सारी वैल्यू आपने एमकेएस में रखी है तो ये भी वैल्यू एमकेएस में आएगी, पूरी वैल्यू एमकेएस में आएगी ना, क्योंकि सारी वैल्यू एमकेएस में रखी है। अब ये है क्या चीज आर डैश, तो आर डैश के बारे में बात करते हैं। देखो ये टोटल एनर्जी, ये एनर्जी है, ये तो नंबर है, ये नंबर इनका यूनिट तो होता नहीं है, तो बचा क्या ये, तो ये एनर्जी है तो ये भी तो एनर्जी होगी। देखो इसका तो नंबर होता है 1 2 3 4 5, इनकी तो वैल्यू होती है, इनका कोई यूनिट तो होता नहीं, तो अंक है, इनका तो यूनिट होगा नहीं, बचा कौन ये। अब ये एनर्जी तो एनर्जी के बराबर होती है, तो ये एनर्जी तो ये जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में, किस में आएगा ये, जूल में। लेकिन हमको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे करोगे आप, देखिएगा आप इसे, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ 2 × 9.8 × 9 × 10⁹ का होल स्क्वायर, 9.11 माइनस का 31, 1.6 माइनस का 19 का होल पावर 4 और 6.62 माइनस 34 का होल पावर 2। देखिएगा वापस पुरानी बातों पर आना पड़ेगा, थोड़ा सा मैंने आपको जो रिवीजन करवा रखा है ना, 4th लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, वापस वहां आते हैं। देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ का 19 जूल होता है। क्लियर है बात। और एक मैंने बताया था आपको 1 AMU, साथ साथ ही बताया था 1.66 माइनस का 27 kg। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो 1 जूल का मतलब कितना, अब 1 जूल निकालो, 1 जूल कितना हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन नीचे चला जाएगा इसके, ये पूरा पोर्शन, तो 1/1.6 माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप 1 जूल की जगह क्या लिख सकते हो, 1 जूल की जगह आप लिख सकते हो 1/1.6 × 10⁻⁹ का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो।
बाकी तो जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहाँ पर था ही, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर तो था ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इस पूरे को सॉल्व करोगे आप इसकी वैल्यू एक और भी जानते हो, 6.25 10 to 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहो तो ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि भाई 6.25 10 to 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1.6 - 19 का ही वैल्यू का मतलब ये होता है। तो इसीलिए आप इसको कन्वर्ट, अब सॉल्व तो करने की जरूरत है नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर ले लें और वैल्यू आएगी माइनस पड़ा है 13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर रख देंगे और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आपका लास्ट फॉर्मूला जो रेडियस जो टोटल एनर्जी हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो मिल गया आपको। और इसके लिए हम लोग आगे बात करें उससे पहले आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें। देखिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। Rn की वैल्यू हमको पता थी, हमने वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया, जो वैल्यू पता थी वैल्यू रख दी, n स्क्वायर जेड स्क्वायर को साइड में कर दिया, वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, Rn की वैल्यू याद होनी चाहिए, रखना पड़ेगा। इजीली समझ में आया होगा आपको। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, समझने का काम इतना था कि Rn की वैल्यू रखनी, Rn की वैल्यू याद होनी चाहिए, याद है तो तुरंत रखोगे, सॉल्व करोगे, जितना कर सकते हो यहीं तक पहुंचोगे। इनको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमेशा स्टैंडर्ड रहती है, हमेशा रहेगी। आप कितनी बार भी निकालो, मैं भी कितनी बार निकालूंगा, वैल्यू यही मिलने वाली है, निकाल के भी देखोगे तो भी यही मिलेगी। तो याद रखना आसान होता है, इसको रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, पोज करके आप लिख लीजिए इसको। अब हम जो पढ़ने वाले हैं ना उसके बारे में बात करते हैं कि भाई अलग अलग कक्षाओं में कितनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन के लिए। तो आइए शुरू करें, छोटी सी न्यूमेरिकल बोलो या एक डाटा जो आपको याद भी रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि भाई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, इसको En लिख दूं, कुछ भी लिख दें, ये कितना होगा माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी अभी अपने प्रूफ किया है। फॉर a hydrogen atom Z equals to 1 लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इक्वल्स टू Z, तो 1 हो गया, तो अपॉन माइनस स्क्वायर ही बचेगा। चलो टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में निकालते हैं, टोटल एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की निकालते हैं, टोटल एनर्जी थर्ड ऑर्बिट की निकालते हैं, टोटल एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट की निकालोगे, टोटल एनर्जी फिफ्थ की, टोटल एनर्जी सिक्स्थ ऑर्बिट की, टोटल एनर्जी सेवंथ ऑर्बिट। तो आराम से देखते हैं खुला, टोटल एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की, टोटल एनर्जी थर्ड ऑर्बिट की, टोटल एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट की, टोटल एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट की, टोटल एनर्जी सिक्स्थ ऑर्बिट की, टोटल एनर्जी 7। ये आपको याद भी रखना पड़ेगा डाटा, जो पहले लिखा था, इससे पहले डायग्राम है उसमें लिखिए। माइनस का 13.6 n की जगह 1 लिखा है, पहले ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ 1 आएगा। माइनस का 13.6 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 13.6 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 6 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 7 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, माइनस का 13.6 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 13.6 अपॉन 4 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का डिवीजन करोगे तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखनी है डायरेक्ट वैल्यूज आपको, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का
0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको वैल्यू याद रखनी है कि E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 सब माइनस में होंगे। वैल्यूज याद रख लेंगे, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना वगैरह आना ही चाहिए आपको। ये 13.6, ये 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, 0.37, 0.27 इसकी वैल्यूज है। आपको रिजल्ट की तरह याद रखनी चाहिए, काम आती रहेगी। उतारें इसको। उतार लिया आपने, पॉज करके उतारें इसे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इसका फोर्थ कैलकुलेशन पार्ट। देखिए तरंग संख्या न्यू बार या 1/λ, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है RZ² 1/N1² - 1/N2²। इसका यूज हम बार बार करने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। बहुत इजी डेरिवेशन है, इसका प्रूफ देखें आप। पढ़ने का तरीका ये है कि पहले एक बार जो भी बोर्ड पे समझाया जा रहा है तो उसको आराम से समझें, फिर वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद उसको आराम से धीरे धीरे खुद से करके देखें। ये समझ में आने के बाद खुद पॉज करके इसको लिख करके देखें, आराम से आपसे हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, स्टेप तो समझने का एक ही होता है। देखिए, बोर की तीसरी अभिग्रहीता से, ये पहली बार काम आ रही है हमारे। डेल्टा EN2 और EN1 के डिफरेंस के इक्वल होती है, ये हमने पढ़ा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षा से दूसरी कक्षा के अंदर जाता है तो कुल एनर्जी कितनी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, वो करेगा दोनों एनर्जी लेवल्स जो हैं उनमें हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी और लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। हमको पता है 3 वैल्यू अपने को चाहिए, 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ, हमें डेल्टा E की वैल्यू पता है ना, h न्यू लिख सकते हो या hc/λ लिख सकते हो। वैल्यू पता है, हमने पहले लिख रखी है, तो hc/λ लिखेंगे। लैम्डा चाहिए मुझे, तो लैम्डा यहाँ से मिलेगा। अच्छा En अपने निकाला अभी, माइनस का R-Z² निकाला ना, En बराबर माइनस ऑफ R-Z²/n²। अगर ये 1 है तो यहाँ 1 आएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। अब तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। देखो En1 की वैल्यू ये, En2 की वैल्यू ये, डेल्टा E की वैल्यू ये। बस वैल्यू रखो, सॉल्व करो और कैलकुलेशन अपना आप से हो जाएगी। शुरू करें इसको। देखना hc/λ डेल्टा E की वैल्यू, En2 की वैल्यू माइनस ऑफ R-Z²N2 का होल स्क्वायर माइनस R-Z²N1 का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपने ये रख दी, डेल्टा E की वैल्यू ये रख दी। अब सॉल्व करें इसको। hc/λ माइनस ऑफ R-Z²/N2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया, R-Z²/N1 का होल स्क्वायर। इसको आगे लिखें, इसको पीछे लिख देते हैं। R-Z, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस था तो प्लस ही है, माइनस तो माइनस ही है। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया ताकि आपको इजीली कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। चलो hc/λ रखा है यहाँ पर, क्या कॉमन आ रहा है, R-Z², क्या बचेगा 1/N1² माइनस ऑफ 1/N2 का स्क्वायर।
यही बचा 1/λ निकालें, एच सी को नीचे भेजें तो 1/λ आर डैश यहाँ रखा हुआ था, एच सी को नीचे भेज दिया, जेड स्क्वायर था 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, ये रख दिया यहाँ पर। ये 1/r डैश की वैल्यू आपने निकाल दी, 1/λ इज इक्वल टू, अब यहाँ एक बात समझो, r डैश बाय एच सी है ना, उसको बोलते हैं रिडबल कांस्टेंट r। r किसको बोला गया, r डैश बाय एच सी को, ये है रिडबर्ग नियतांक। देखो एच सी तो बड़ा है, r डैश की वैल्यू से पहले की कैलकुलेशन अपन ने निकाली थी, कितना था 2 स्क्वायर k स्क्वायर m e की पावर 4/h स्क्वायर, ये था। जब आपको r डैश की वैल्यू पता है, hc की वैल्यू पता है और सब कांस्टेंटों की वैल्यू पता है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है आपको, 1.079 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। ये आपको r डैश की वैल्यू, रिडबल कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी चाहिए। और हमारे 1/r काम नहीं आएगा, हमारे 1/r सॉरी हमारे r काम नहीं आएगा, हमारे तो 1/r दिख रहा है आपको यहाँ से, 1/r काम आने वाला है। वो हम 911.5 एंगस्ट्रॉम जब लिखेंगे काम में लिखेंगे तो और लिख लेंगे इसको। चलो ये r बोला जाएगा, हम यहाँ पर थे, तो 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। तो समझ में आया आपको? नहीं आया? वापस समझो, वापस समझाता हूँ। यहाँ तक तो आया होगा, 1/λ निकालना था, इसको नीचे भेज दिया, इसी को वेव नंबर बोलते हैं, ये भी। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो बिकॉज r इक्वल्स टू r डैश अपॉन एच सी, और r डैश की वैल्यू फिक्स है, देखो 1/hc पढ़ा लेने देते हैं, इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर k स्क्वायर m e की पावर 4/h स्क्वायर, कुल मिलाकर के ये हो गया 2 स्क्वायर k स्क्वायर m e की पावर 4/h क्यूब c। इसकी वैल्यू जो आएगी 2 पाई की वैल्यू 3, अब सारी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू याद रखें इसकी डायरेक्ट, 1.079 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर इसकी वैल्यू आएगी। और हमारे तो 1/r काम आएगा, इसको उल्टा करोगे तो 9.5 एंगस्ट्रॉम, 911.5 एंगस्ट्रॉम, ये काम आने वाली। चलो ये r के बारे में बात होगी, इसको मैं r लिख सकता हूँ, तो न्यू बार या 1/λ इक्वल्स ये r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आपने निकाला, ये आपको प्रूफ करना है। इसका यूज हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज में करने वाले हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आना भी चाहिए। फॉर्मूला याद करें, इसको पॉज करके लिखें एक बार ढंग से, पॉज करें फिर लिखें, हटा दें इसको। अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल, या एक चक्कर पूरा करने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगता है। टाइम पीरियड या आवर्तकाल, या एक इलेक्ट्रॉन को अपना एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। आई थिंक ये 5th पॉइंट होगा। nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की का आवर्तकाल या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब टी, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। चलो इसके नीचे लिखते हैं, हेडिंग हमारा, आपको टीएन निकालना है।
तो Tn है क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी nवीं कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगेगा वो होता है आपका टाइम पीरियड। Rn है, इलेक्ट्रॉन है, ये Vn है। चलिए देखो, एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला पता है, v इक्वल्स टू डी बाई टी। वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय कितना होगा, दूरी बटा वेग। समय होता है दूरी बटा वेग, ये समय तो है टाइम। तो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी अपॉन इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। सिंपल है भाई। देखो, समय होता है दूरी बटा वेग, समय होता है दूरी बटा वेग, समय होता है दूरी बटा वेग। तो एक चक्कर का समय, तो एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में कितने वेग से चला वो। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन यहां पर था, यहां से चला, यहां पहुंचा, वापस यहां पहुंच गया, एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर जब पूरा हुआ तो कितनी दूरी तय कर ली उसने, एक चक्कर में कितनी दूरी तय हुई, वृत्ताकार पथ की दूरी निकल गई, तो परिधि निकली ना, परिधि, तो परिधि निकल गई अपॉन वेग। तो कितना था, Vn, जो को पता है, निकाल चुके हम Vn की वैल्यू, Vn की वैल्यू निकाल चुके अपन लोग, n स्क्वायर 2 पाई k z e स्क्वायर बाई nh निकाल चुके हैं। और आयन की वैल्यू भी निकालिए, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर km z e स्क्वायर, सब वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा, परिधि 2 पाई r है, वेग Vn। क्या आपको Vn और Rn की वैल्यू पता है? हाँ, हमको पता है वैल्यू, बस वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, ये आंसर आ गया। और कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन में, बस वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा, Tn की वैल्यू मिल जाएगी। कर लो सॉल्व इसको, रखें वैल्यू, यहाँ लिख देते हैं, Rn तथा Vn के मान रखने पर रख देते हैं, तो Tn इक्वल टू 2 पाई पड़ा है, Rn की वैल्यू रखो, Rn की वैल्यू कितनी है, ये है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर km z स्क्वायर, और Vn की वैल्यू 2 पाई k z e स्क्वायर बाई nh, ऊपर चला जाएगा। सॉल्व किया जाए इसको, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, n क्यूब h क्यूब बन गया, देखो n क्यूब h क्यूब। अच्छा, 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4, ये इसकी वैल्यू है, फॉर्मूला। आप k की वैल्यू रखना चाहो तो भी रख सकते हो, n क्यूब h क्यूब अपॉन, देखें 4 पाई स्क्वायर, k स्क्वायर है, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो बार लिखा जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला गया और 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। चलो, k स्क्वायर की वैल्यू आपने ऐसे लिख दी, m की वैल्यू तो m ही है, और z स्क्वायर e की पावर 4, देखो 4 से 4 गया,
एक पाई से पाई गया, ये पाई से ये पाई चला गया। तो मिला है Tn का फॉर्मूला मिला है n क्यूब h क्यूब 4 यहाँ रखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर हो गया अपॉन m z स्क्वायर e की पावर 4। ये भी फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में हो गया, ये k की फॉर्म में फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में फॉर्मूला। अगर आप इसमें से n क्यूब और z स्क्वायर को साइड में कर दो तो देखो n क्यूब को साइड में कर दिया तो बचेगा यहाँ h क्यूब अपॉन में 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m z स्क्वायर पड़ा है और e की पावर 4 यहाँ रख देते हैं और ये पूरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको पता है। देखो Tn की वैल्यू निकाल देते हैं 6.62 10 का 34 का होल पावर 3। ठीक, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 बताइए आपको, k 9 इंटू 10⁻9 का होल स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 माइनस का 31, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की पावर 4। सारी वैल्यू एमकेएस में रखी है तो यूनिट भी एमकेएस में एसआई में आएगी तो सेकंड आएगी यूनिट। तो इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा, Tn इज इक्वल टू 1.53 इंटू 10 टू पावर 16 माइनस 16 इस पूरे की वैल्यू आ गई और n क्यूब बाई z स्क्वायर इस सेकंड के अंदर लिखा जाएगा। ये आपका Tn का फॉर्मूला है और रिजल्ट है। इसको हम चाहें तो हेडिंग बना के लिख सकते हैं, है ना? Tn इक्वल्स टू n क्यूब h क्यूब 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 या 1.53 टू 10 माइनस का 16 n क्यूब बाई z स्क्वायर सेकंड बाय। ये आपको प्रूफ करना पड़े तो भी कर सकते हैं, आप प्रूफ लिखते हैं नीचे। बस आप देखिए सारा खेल Vn और Rn का होता है, वो तो वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यू ही आपको याद रखनी पड़ेगी, निकालोगे टाइम लगना है, बाकी और कुछ होगा नहीं। आप आराम से वैल्यू याद रखें, बस ये फॉर्मूला याद है आपको, लास्ट में सॉल्व करते हुए वैल्यू याद होनी चाहिए, लिख दें इसको वैल्यू। बस लॉजिक यहीं तक ही था, समझे? Tn क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यहां से रवाना हुआ और वापस यहाँ आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया तो टाइम लगा उसे Tn बोलते हैं और वो मुझे निकालना है। और समय क्या होता है? दूरी बटा वेग, यहां से रवाना हुआ और वापस यहाँ आ गया। जो समय लगा वो मुझे निकालना है, उसे हम आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से रवाना हुआ वापस यहाँ आया तो कितनी दूरी चला 2πr, कितने वेग से चला Vn, n कक्षा थी तो Vn वेग 2πr बाई Vn, r की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दी, इसकी वैल्यू भी मुझे आती है तो उसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आपको लिख देना इस तरीके से। ये था आपका आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर छोटी छोटी सी बातें और हमको करनी पड़ेगी जो हम कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब इसके अंदर। ये डेरिवेशन तो यहाँ खत्म होते हैं सारे के सारे, अब छोटी छोटी बातें और कुछ करनी है तो कर लेते हैं। अब इसको उतारे, पॉज करके उतार लें इसको, मैं मिटा दूँ, आगे चल लेते हैं अपन। पॉज करें फिर उतार लिया करें। अच्छा, अब अगर आपको बोले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बताओ, ये 6th क्वेश्चन बोल देते हैं। तो nवीं कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की रेखीय आवृत्ति पूछे, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये पूछे। देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो टाइम पीरियड की इनवर्स होती है, 1 बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल पता है तो उसका उल्टा कर दो,
बस सिंपल सी बात है। टी की वैल्यू पता है अपने को 2 पाई आर एन बाई वी एन, वी एन ऊपर चला जाएगा तो वी एन अपॉन 2 पाई आर एन। टी एन का फॉर्मूला आया था 2 पाई आर एन बाई वी एन, इसका फॉर्मूला क्या, इसका उल्टा आया। अच्छा इसकी वैल्यू दोनों रखोगे, सॉल्व करोगे, वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू याद है, उसको उल्टा रखें हम। याद है एन क्यूब एच क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ये फॉर्मूला है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज का फॉर्मूला यूनिट होता है। सिर्फ फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको। चलो एक 6th क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओमेगा एन, एनवी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको। पहले हमने निकाली लीनियर फ्रीक्वेंसी, साथ ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और एफ एन क्या था, रेखीय आवृत्ति, और दोनों में संबंध क्या होता है, ये संबंध याद रखना पड़ेगा। संबंध आपको, रेखीय आवृत्ति को 2 पाई से गुणा करो, कोणीय आवृत्ति मिलेगा। रेखीय आवृत्ति को 2 पाई से गुणा करो, कोणीय आवृत्ति मिलेगा। और आवर्तकाल का उल्टा करो, रेखीय आवृत्ति मिलेगी। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई, रेखीय आवृत्ति को क्या लिखेंगे 1 अपॉन टी एन। टी एन की वैल्यू जानते हो आप, 2 पाई आर एन बाई वी एन, 2 पाई आर एन बाई वी एन। ये 2 पाई और कम हो जाएगा बस यहां से, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई के स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन क्यूब एच क्यूब। और ओमेगा का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर हुई बात? चलो एक छोटी सी बात और करते हैं। अगर आप रेखीय संवेग निकालो P इलेक्ट्रॉन के लिए, निकाल दो आप। P क्या होता है mv, nth ऑर्बिट के लिए तो vn की वैल्यू रखनी है बस। क्या होगा m रखा हुआ है, vn की वैल्यू 2 पाई k z e स्क्वायर बाई nh। चलो अगर आपको ऐसा कहे कोणीय संवेग निकालो, कोणीय संवेग J होता है, तो उसको L से भी लिखते हैं, वो होता है mvr। nth ऑर्बिट के लिए बात हो रही तो mn vn लिखना पड़ेगा, सॉरी vn rn लिखना पड़ेगा। तो देखो Jn बराबर m, vn की वैल्यू रख दें 2 पाई k z स्क्वायर बाई nh, rn का मान रख दें n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर km z स्क्वायर। क्या आएगा बताओ आप, J की वैल्यू निकाली हमने। बोर की दूसरी अभिव्यक्ति क्या थी पता है आपको, NH अपॉन 2 पाई, यही तो थी, यही तो आना चाहिए। देखो आएगा कैसे, सॉल्व करते हैं इसको, कैंसिल करें जैसे हो जाए। m से m चला गया, दिख रहा है आपको, एक k से k चला गया, n से एक n चला गया, h से h चला गया, कोई दिक्कत। z स्क्वायर से z स्क्वायर चला गया, 2 से 2 बार चला गया, पाई से 1 पाई चला गया। क्या बचा, ऊपर NH बचा सिर्फ, और नीचे 2 पाई बचा, बाकी सब कट गया। ये आना चाहिए था आगे। तो हमने आज बोर की तीसरी अभिक्रिया पढ़ ली, हमने उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चरों में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको बोर के सिद्धांत में कमियां रहेगी उसके बारे में बात करनी है, हमको
अभी मैंने स्पेक्ट्रम में सीरीज के बारे में बात करनी है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड के बारे में, और बोर की दूसरी अभिग्रहिता को प्लांक का एक फॉर्मूला है उससे अपन डिराइव करेंगे। ये 3 चीज़ें अपने को और करनी बाकी है अभी। तब तक पढ़ते रहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से इसको समझने की कोशिश करें। लॉजिक सारे से बता दिए, प्रॉब्लम आई तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगी आपको। पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।